सीपीसी लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर। इस सीरीज से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कैसे आंसर राइटिंग करना है, टॉपर्स लोग कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं कोई भी आंसर वगैरह लिखने के लिए। कोई भी उल्टा सीधा चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ टू द पॉइंट। जो मटेरियल को एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेके जाना है वही मटेरियल आपको यहाँ पर ऑन द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको दिया जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर एक लॉ का ना एक प्रियम्बल होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रियम्बल होता है। सो प्रियम्बल बेसिक ऑब्जेक्ट मुद्दा बताता है कौन सा चीज़ों के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। तो सीपीसी का जो प्रियम्बल है ये बोलता है दैट द प्रियम्बल ऑफ द कोड स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ द सिविल जुडिकेचर। यानी कि सारा का सारा जो लॉ है उसको कंसोलिडेट करना, मतलब एक जगह कलेक्ट करना, यूजफुल कोड का तैयार करेगा, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। कोड, CODE, ये शब्द का मतलब क्या है? देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका मतलब क्या है? तो कॉलेज में तो हम लोगों को पता नहीं चला था, बट जुडिशरी के लिए आपको हर एक पॉइंट जानना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कौन सा जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो देखिए, कोड मतलब एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में कोई चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है? और क्या कलेक्ट करना? बॉडी ऑफ लॉज सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। तो इस हिसाब से कोड मतलब एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, बॉडी ऑफ लॉज, और इसको ऐसा तरीके से अरेंज किया जाता है ये ओवरलैप ना करे। ओवरलैप यानी कि सपोज एक लॉ कोई और एक्ट में दिया हुआ है और वही सेम लॉ सीपीसी पर भी दिया हुआ है, तो बंदा कौन सा लॉ को फॉलो करे? तो इस तरीके से ओवरलैप ना हो, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसी के साथ ये इनकंसिस्टेंसी ना हो जाए, मतलब एक बैलेंस बनाए रखे, एक समानता मेंटेन रहे, इसको ही ध्यान दे करके इसको डिजाइन किया गया है। ये सारे 4-5 वर्ड्स जो आप देख सकते हो, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको कोड पूछा जाए ना तो आपको यही बोलना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखिए, सीपीसी एक कंसोलिडेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ है। अब कंसोलिडेशन मतलब क्या? कंसोलिडेशन मतलब सब लॉ को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इनकॉर्पोरेट करना। सीपीसी को कंसोलिडेट करके ही बनाया गया है। अभी कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन मतलब क्या? कोडिफिकेशन मतलब प्रोमोलगेशन, कंपाइलेशन, कलेक्शन एंड सिस्टमेटाइजेशन। इसका मतलब कोडिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ द होल कॉर्पस जुरिस टू फॉर्म इनैक्टेड लॉज। इसका हिंदी ये रहा स्क्रीन पर, क्योंकि मेरा हिंदी कमजोर है, ठीक है? इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। कोडिफिकेशन का मतलब अगर आपको इंटरव्यू या फिर कहीं पर भी ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है? और अभी देखिए, तो सीपीसी कैसा लॉ है, मतलब कौन सा चीज यहाँ पर डाला गया है। सबसे पहले देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल, लोकल एंड कंपनी लॉ। अभी सिविल लॉ, सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सिविल मतलब क्या? सिविल लॉ मतलब एक ऐसा सिस्टम जो प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और जहाँ पर कोई क्रिमिनल मतलब खून खराबा से कनेक्शन नहीं रखता है, मिलिट्री अफेयर्स, ये सब चीज़ों से कनेक्शन नहीं रखता है, इसको ही सिविल लॉ बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड, आप इसको ये तरीके से भी समझ सकते हो, दैट इज प्रॉपर्टी रिलेटेड। सपोज आपका रेंट का कोई मामला है, ठीक है? या फिर सपोज कोई प्रॉपर्टी का कागजात आपको तैयार कराना है, या फिर कोई पार्टीशन सूट्स वगैरह आपको फाइल कराना है, तो ये सब कुछ सिविल केसेस के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो और इसको ही डील करने के लिए जो सारे लॉज के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं उसको ही सिविल लॉ बोला जाता है। खून खराबा से मतलब हटकर जो मैटर है उसको ही सिविल लॉ बोला जाएगा। सो नॉन क्रिमिनल मैटर्स आप याद रखिए। अभी देखिए, इसको ऑब्जेक्ट क्या है? सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज टू एनफोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, कंपेंसेशन फॉर प्राइवेट रॉन्ग्स। इसका मतलब प्राइवेट राइट्स को एनफोर्स करना, ठीक है? प्राइवेट मतलब क्या? हम लोग जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है प्रॉपर्टी रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, या फिर जमीन जायदाद इससे रिलेटेड, कोई क्रिमिनल केस, मर्डर केस का बात यहाँ पर ध्यान से पूरा हटा दीजिए, क्योंकि ये सीपीसी है, सिविल लॉ है, ठीक है? तो प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर कोई राइट का वायलेशन हो जाता है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, और सपोज उस इंसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके साथ जो बुरा हुआ है, तो वहां पर सीपीसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, दूसरा कंपनसेशन फॉर प्राइवेट रॉन्ग्स, यानी कि जो गलत चीज हुआ है आपके साथ उसके लिए कंपनसेशन, ठीक है? और अभी देखिए कौन सा केसेस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है।
सबसे पहले इनहेरिटेंस, दूसरा सक्सेशन, वो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, ठीक है। अब पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डील किया जाता है, ठीक है। और अभी देखिए सीपीसी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सब्सटेंटिव पार्ट और दूसरा है प्रोसीजरल पार्ट, ठीक है। अब इसको ना मैं ये वीडियो में डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर भी कैसे आपको याद रखना है माइंड मैपिंग प्रोसेस के साथ पूरा डिटेल्स टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट पर दे चुकी हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, मैं आपको एक बार रिवीजन दे देती हूँ। देखिए सीपीसी में 2 पार्ट्स डाला गया है, एक है प्रोसीजरल लॉ, दूसरा है सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ यानी कि जो प्रोसीजर पार्ट, दैट इज सीआरपीसी, सीपीसी इटसेल्फ इज एन एग्जांपल। अब सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो थियोरिटिकल पार्ट, जैसे कि आईपीसी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट्स वगैरह दिया हुआ रहता है। कोई भी प्रोसीजरल पार्ट ये सारे सब्सटेंटिव लॉ में दिया हुआ नहीं रहता है। अभी देखिए सीपीसी एक ऐसा अजूबा है जहां पर प्रोसीजरल लॉ प्लस सब्सटेंटिव लॉ दोनों एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग करके। जैसे सेपरेट लॉ हम लोगों को देखने को मिलता है ना, सब्सटेंटिव लॉ के लिए अलग आईपीसी, प्रोसीजरल लॉ के लिए अलग सीआरपीसी है, ऐसा सीपीसी पर नहीं किया गया है। सब्सटेंटिव लॉ प्लस प्रोसीजरल लॉ दोनों को पंच करके यहाँ पर एक साथ में ही डाला गया है। आपको याद है ना, बचपन में हम लोग ये जो क्रीम वाला बिस्किट को ऐसे खोल करके खाते थे, है ना। तो ये जो बिस्किट वाला पार्ट है, आप इसको सब्सटेंटिव लॉ समझे, और ये क्रीम वाला हिस्से को आप समझे ये प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ का काम है सब्सटेंटिव लॉ को ऐसा जोड़ करके रखना, ठीक है। तो ऐसे जोड़ के रखना प्रोसीजरल लॉ का काम है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी देखिए, तो देखिए आपको ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, एकदम अलग अलग करके पहले सब्सटेंटिव पार्ट पढ़ूंगी, उसके बाद प्रोसीजरल पार्ट पढ़ लूंगी, नहीं, ऐसा करके आपको नहीं करना है। आपको सेक्शंस एंड ऑर्डर्स दोनों को पंच करके एक साथ में ही पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, हार्ड वर्क तो होगा पर इसके साथ स्मार्ट वर्क भी मिक्स हो जाएगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा ना, एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। अभी देखिए सब्सटेंटिव लॉ को लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ओके। अब प्रोसीजरल पार्ट को हाई कोर्ट्स बनाए हैं, और यहीं पे ध्यान रखिएगा प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ, ये जो 2 ब्रांचेस है ना, ये कॉम्प्लीमेंटरी है ईच अदर के, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि जैसे चाय के साथ चीनी, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, आप तो चीनी नहीं खा सकोगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा चीनी चाय को। तो इस हिसाब से चीनी जैसे चाय में घुल मिल जाता है, उस तरीके से सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ एक दूसरे में घुल मिल करके रहते हैं, ओके। अभी देखिए एक वेल नोन मैक्सिम है, दैट इज गिबिचास आईबी रेमेडियम। अब इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, मतलब जहाँ पर आपका अधिकार बनता है, अगर वहाँ पर आपका अधिकार का हनन हो जाता है, वहाँ पर उस अधिकार को फिर से आपको दिलाने के लिए कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है इबिजस आईबी रेमेडियम। अब प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ का यही पर्पस है। आई होप आपको अभी तक पूरा क्लियर हो गया है कैसा है, मतलब सीपीसी क्या है, इसको खाते हैं, पीते हैं, दिमाग में लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, ठीक है। अभी देखिए जुडिशियरी प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले साइटेशन क्या है सीपीसी का, तो साइटेशन इज एक्ट नंबर 05 ऑफ 1908, ठीक है। सो ये हो गया साइटेशन। कौन इसको इनैक्ट किए थे, सो इनैक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको इनैक्ट किया गया था। अभी कौन सा डेट पर हुआ था इनैक्टमेंट, 21 मार्च 1908 पर हुआ था। कमेंसमेंट हुआ था दैट इज 1 जनवरी 1909। अब कौन सा एक्ट को रिपील करके ये लाया गया, दैट इज 1882। दैट इज 1882 का जो एक्ट था उसको रिपील करके अभी का जो लॉ आप देख सकते हो ना, इसको लाया गया है, ठीक है। और अभी बस थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो मतलब ब्रिटिशर्स के जो सारे लॉज है उसको ही फॉलो करते हैं ना, तो ब्रिटिश लोग जो करके गए थे उसको ही थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए गोरे लोग क्या करके गए थे, 1859 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश रूल चलता था, क्राउन कोर्ट्स था प्रेसिडेंसी टाउन्स में, एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स वगैरह था मफस्सिल एरिया पर। 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एकदम पहली बार जो सीपीसी को बनाया गया
वो था 1859 पर। ध्यान दीजिएगा, यही जो साल है ना, इसको प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो 1859 याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सीपीसी का जन्म हुआ था यही साल में। बट ये जो एक्ट था, इसको सुप्रीम कोर्ट, जो अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन्स कोर्ट है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता है ना, वहाँ पर इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। पर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह इसके ऊपर किया गया था ताकि इसको पूरा ब्रिटिश इंडिया पर लागू किया जाए, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स वगैरह था। अब इसके बाद न्यू कोड को इनैक्ट किया गया था, मतलब 1859 के बाद और एक कोड लाया गया था, इनैक्ट किया गया था, दैट इज 1877 पर। अब ये जो 1877 का एक्ट था, इसको इनैक्ट करके एक और कोड लाया गया, दैट इज 1882। इसी हिसाब से ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। 1877 के बाद आया 1882। अब 1882 का जो लॉ है, इसको ही रिपील करके हम लोगों का जो 1908 का एक्ट है ना, इसको लाया गया है। 1908 का ये जो एक्ट आप लोग देखते हो ना आज, इसको ही लाया गया। यहीं पे एक ध्यान रखने वाली और एक इम्पॉर्टेंट बात है, दैट ये 1908 का एक्ट को और 2 बार अमेंडमेंट बाद में किया गया था। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 पर। इसके बाद ही 1908 एकदम सेटिस्फैक्टरीली इसको लाया गया था। ऑल्दो कुछ डिफेक्ट्स था, बट लॉ कमीशन वेरियस रिपोर्ट्स पर इसको रिकमेंड किए थे एंड बहुत केयरफुली इसको कंसिडर करके गवर्नमेंट उसके बाद डिसाइड किए थे कि इस बिल को फॉरवर्ड किया जाए। फॉरवर्ड करने के बाद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बन करके आया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस किया गया था। जो सारे कंसिडरेशंस किया गया था, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए, एक साउंड गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, क्या उसको एक सिविलाइज्ड देश कहा जा सकता है? नहीं, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक साउंड गवर्नेंस की। सो नेचुरल जस्टिस यहाँ पर रहेगा, एंड जैसे कि फेयर ट्रायल वगैरह ऐसा, ठीक है। अब दूसरा है जस्टिस स्पीडीली डिलीवर होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा कंसिडरेशन, जो लोग गरीब है उनके साथ भी एक फेयर डील किया जाएगा। ये सारा का सारा लिटिगेशन के मामले पर प्लीडर उनको डिफेंड करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। जिनके पास कोई भी साधन नहीं है कोई वकील वगैरह अपॉइंट करने के लिए, उनके तरफ स्पेशल नज़र रखा जाएगा। अभी देखिए 1976 में एक मेजर जो अमेंडमेंट हुआ था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था सिविल। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर करने का जो पावर होता है प्रोसीडिंग्स को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, इसको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट केस ट्रांसफर। अब तीसरा देखिए, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज इज ग्रांट किया गया था। अब चौथा देखिए, सेक्शन 80 के हिसाब से गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है, या फिर एक पब्लिक ऑफिसर को। अभी फिफ्थ वन, समरी ट्रायल का जो स्कोप है इसको सब्सटैंशियली ना वाइडन किया गया था। नेक्स्ट वन, न्यू ऑर्डर दैट इज ऑर्डर 32A को इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। और इसके बाद इंश्योर किया गया था रिटन स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स को जो फाइल किया जाता है ना विदाउट एनी डिले, इसके ऊपर भी प्रोविजन डाला गया है, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बिल्कुल डिटेल में, इनफैक्ट रिटन स्टेटमेंट आपको कैसे ड्राफ्ट करना है ये सब कुछ भी आपको मैं बता दूंगी। सो आगे देखिए क्या होता है। इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस बनाया गया था ताकि जो पुअरर सेक्शंस, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनको भी मतलब कुछ जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। लास्ट वन, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री को कुछ केसेस में एबोलिस्ट किया जाने का बाद या फिर प्रैक्टिस यहाँ पर पास किया गया था। ब्रिटिश इंडिया में ना तीन सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, एक था मद्रास में, दूसरा कैलकाटा और तीसरा बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर हाई कोर्ट एक्ट 1861 को भी पास किया गया था। अब ये सारे हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था जो सदर दीवानी अदालत था उसको एबोलिश करने के बाद। और ये अमेंडमेंट किया जा रहा था क्योंकि सिविल केसेस को एक्सपीडिशियसली, मतलब बहुत सारा डिफिकल्टीज नजर आ रहा था एंड वो सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए जस्टिस मालीमत कमेटी को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सो मालीमत कमेटी याद रखिएगा, ओके। अब मालीमत कमेटी जो कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए थे, इनके रिकमेंडेशन के बदौलत 1999 एंड 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर बनाया गया था।
ये सब कुछ चीज़ ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी आप मत सोचो कि मैं ये सब चीज़ आपको क्यों बोल रही हूँ, पागल हूँ, नहीं, ये सब कुछ चीज़ आपको जानना पड़ेगा क्योंकि सीपीसी ओवर द टाइम पीरियड वेरियस तरीके से इवॉल्व किया गया है। एंड अभी भी बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट्स, रीसेंट केसेस जो आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वही आगे जा करके एक गाइडलाइंस, एक मतलब यार्डस्टिक बन करके रह जाता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगी। सो इस तरीके से सीपीसी का जर्नी तय हुआ एंड अभी तक इसका जर्नी चल रहा है कुछ उद्देश्य लेकर के, जैसे कि सब्सटेंटिव लॉस को, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करके इंसान के हाथ में जस्टिस प्रोवाइड करना, सिंपल एंड एक्सपीडिशियस प्रोसीजर को फॉलो करना, यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनाना एंड हार्डशिप्स को रिमूव करना। अब देखिए सीपीसी का स्कोप क्या है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ नाम के कुछ चीज़ है और इसी के साथ लोकल लॉज भी है। तो इस हिसाब से सपोज सीपीसी, सीआरपीसी ये सब कुछ लॉ ना जनरल लॉज है। तो ध्यान से सुनिए, सीपीसी एंड सीआरपीसी ये या फिर आईपीसी ये सब कुछ जो लॉज है ना ये जनरल लॉज है, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसको फॉलो डेफिनेटली मतलब किया जाएगा ही जाएगा। बट जो सारे स्पेशल लॉज या फिर लोकल लॉज है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट इज़ अ स्पेशल एक्ट, या फिर समझे दिल्ली रेंट कंट्रोल, तो ये सब कुछ जो एक्ट है मतलब दिल्ली में ही चलेगा। लोकल लॉज जैसे कि यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, सो यूपी में ही ये चलेगा। सो ये हो गया लोकल लॉज। तो अभी सपोज स्पेशल और लोकल लॉ और इसके साथ जनरल लॉ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाए, मतलब एक झगड़ा लग जाए, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। सो यहाँ पर बोला जाता है दैट इट इज़ ऑलवेज द लोकल लॉ दैट विल प्रिवेल, मतलब लोकल लॉ ही प्रिवेल करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक केस, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडियन कानून के मतलब साइटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया था जहाँ पर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ साइलेंट है, कोड विल प्रिवेल, मतलब सीपीसी लागू होगा। ये जो केस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया था अगर कोई कॉन्ट्रैरी नहीं रहता है स्पेशल और लोकल लॉ के साथ कोर्ट के मतलब सीपीसी के, देन सीपीसी विल प्रिवेल। तो ये चीज़ ये पर्टिकुलर केस में बोला गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हम एंटर कर रहे हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता के रखती हूँ दैट सीपीसी में कुछ अपेंडिसेस इनकॉर्पोरेट किया गया है, टोटल 8 अपेंडिसेस है। अभी देखिए इंटरव्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ये ऑल अपेंडिसेस आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये जो लेफ्ट वाला वीडियो है ना, आप इस पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स में आपको सब कुछ प्रोसीजर मिल जाएगा। तो जल्दी से ये लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए।